विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देबव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी वो सफर जो दिल में रह गया, लेखक देबव्रत मजूमदार द्वारा लिखी गई है। देबव्रत मजूमदार ने यह कहानी अपने किशोरावस्था और युवावस्था में घटी कुछ सच्ची घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित होकर लिखी है। उनकी लिखी हुई प्रसिद्ध कहानियों में द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजोड़ी, छीनदारी बांध की एक रात की दुल्हन, वो कौन था, एक अमर प्रेम कथा, रहस्यमयी भैरवनाथ मुखर्जी सीरीज और द हॉरर मिस्ट्री ऑफ मयोंग असम शामिल हैं। तो चलिए सुनते हैं वो सफर जो दिल में रह गया। एपिसोड 7। तुम पहले लड़के हो जिसे मैंने चूमा है, उसने मुझसे कहा। नए साल में अभी कुछ दिन बाकी थे और जया और मैं गोपालपुर बीच के पुराने लोहे वाले जेठी घाट पर, जहां कभी स्टीमर जहाज लगते थे, अब समुद्र की लहरें धीरे धीरे टकरा रही थीं और नमकीन हवा पूरे किनारे को भर रही थी। वहां खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे पूरा समुद्र शांत होकर अपनी सांसें गिन रहा हो। वहां पहुंचने के लिए हमें गोपालपुर बीच के उस पुराने लोहे वाले जेटी पुल को पार करना पड़ा था, जो समुद्र की खाड़ी जैसी शांत पानी की धाराओं के ऊपर बना हुआ था, और फिर बीच के किनारे किनारे थोड़ी आगे गाड़ी चलानी पड़ी थी। उस समय वह इलाका ज्यादातर खाली पड़ा रहता था। दूर दूर तक सुनहरी रेत के टीले फैले थे और बीच बीच में जंगली झाड़ियां हवा के साथ झूमती थीं, जैसे पूरा तट अभी अपनी नींद से जागने की तैयारी कर रहा हो। आज वही जगह गोपालपुर और ब्रह्मपुर के सबसे शांत और महंगे समुद्र तटीय इलाकों में गिनी जाती है, जहां अब रिसोर्ट और घर बन गए हैं, लेकिन तब वहां सिर्फ समुद्र की आवाज थी, हवा थी और अनछुई प्रकृति का सन्नाटा था। मुझे लगा था शायद मैं ही हूं। मैंने कहा, क्यों? क्या मैंने गलत किया? अगर मैं हां कह देता तो भी वह शायद ज्यादा परेशान नहीं होती, लेकिन वह सच नहीं होता। तुम बहुत अच्छा किस करती हो, मैंने कहा, उसका हाथ हल्के से दबाते हुए। उसने सिर हिलाया और समुद्र की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखों में फिर वही दूर खोई हुई सी नजर आ गई। हाल में वह ऐसा बहुत करने लगी थी। मैंने कुछ देर उसे ऐसे ही रहने दिया, लेकिन फिर वह खामोशी मुझ पर भारी पड़ने लगी। क्या तुम ठीक हो जया? मैंने आखिरकार पूछा। जवाब देने के बजाय उसने बात बदल दी। क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने हाथ बालों में फेरा और उसे वैसी ही नजर दी। मतलब अभी से पहले? मैंने यह वैसे कहा जैसे अमिताभ बच्चन कहता, ठीक वैसे ही जैसे शुभ्रांशु ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई लड़की मुझसे यह सवाल पूछे तो कैसे कहना है। लड़कियों के मामले में शुभ्रांशु काफी चालाक था। मैं गंभीर हूं सौम्यजीत, उसने तिरछी नजर से मुझे देखते हुए कहा। लगता है जया ने भी वे फिल्में देखी थीं। जया के साथ मुझे यह एहसास होने लगा था कि मैं हमेशा कुछ ही पलों में बहुत ऊपर से बहुत नीचे और फिर वापस ऊपर पहुंच जाता हूं, इतने कम समय में जितने में कोई मच्छर मार दे। मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया था कि मुझे हमारे रिश्ते का यह हिस्सा पसंद है या नहीं। हालांकि सच कहूं तो इससे मैं हमेशा सतर्क रहता था। उसके सवाल के बारे में सोचते हुए भी मैं खुद को असंतुलित महसूस कर रहा था। असल में हां, मैंने आखिरकार कहा। उसकी आंखें अब भी समुद्र पर टिकी हुई थीं। मुझे लगता है वह समझ रही थी कि मैं अंजलि की बात कर रहा हूं, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि अंजलि के लिए जो मैंने महसूस किया था, वह अभी जो महसूस कर रहा था उससे बिल्कुल अलग था। तुम्हें कैसे पता चला कि वह प्यार था? उसने पूछा। मैं हवा को उसके बालों को धीरे धीरे उड़ाते हुए देखता रहा और मुझे पता था कि यह वह समय नहीं था जब मैं ऐसा दिखावा करूं जो मैं असल में था ही नहीं। खैर, मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें पता चल जाता है कि वह प्यार है जब तुम बस दूसरे इंसान के साथ समय बिताना चाहते हो और तुम्हें कहीं ना कहीं यह भी महसूस होता है कि सामने वाला भी वैसा ही महसूस करता है। जया ने मेरे जवाब के बारे में सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराई। समझ गई, उसने धीरे से कहा। मैं इंतजार करता रहा कि वह कुछ और कहेगी, लेकिन उसने नहीं कहा और तभी मुझे एक और अचानक एहसास हुआ। हो सकता है जया को लड़कों के बारे में ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन सच बताऊं तो वह मुझे बिल्कुल
वीणा की तरह बजा रही थी। उदाहरण के लिए अगले 2 दिनों तक उसने फिर से अपने बाल जूड़े में बांध लिए। न्यू ईयर ईव पर मैं जया को डिनर के लिए बाहर ले गया। यह उसकी जिंदगी की पहली असली डेट थी और हम पूरी सिटी के एक फाइन डाइन प्रीमियम वाटरफ्रंट रेस्तरां गए जिसका नाम द सी फोर्क था। द सी फोर्क ऐसा रेस्तरां था जहां मेजों पर टेबल क्लॉथ और मोमबत्तियां होती थीं और हर सीट पर 5 अलग अलग तरह की चांदी की कटलरी रखी होती थी। वेटर काले और सफेद कपड़ों में होते थे, बिल्कुल बटलर जैसे, और जब तुम दीवार के साथ लगी विशाल खिड़कियों से बाहर देखते तो धीरे धीरे बहते पानी पर चांदनी को चमकते हुए देख सकते थे। वहां एक पियानो वादक और एक गायिका भी थी, हालांकि हर रात या हर सप्ताहांत नहीं, बल्कि सिर्फ छुट्टियों पर जब उन्हें लगता था कि जगह पूरी भर जाएगी। मुझे पहले से टेबल बुक करनी पड़ी और जब मैंने पहली बार फोन किया तो उन्होंने कहा कि सारी जगह भर चुकी है। लेकिन फिर मेरी मां ने फोन किया और अगले ही पल पता चला कि कहीं से एक टेबल खाली हो गई। मेरा ख्याल है कि मालिक को मेरे पिता से कोई एहसान चाहिए होगा, या शायद वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था, खासकर यह जानते हुए कि मेरे दादाजी अब भी जिंदा थे। असल में जया को कहीं खास ले जाने का विचार मेरी मां का था। कुछ दिन पहले, उन्हीं दिनों में जब जया अपने बाल जूड़े में बांध रही थी, मैंने अपनी मां से उन चीजों के बारे में बात की जिनसे मैं गुजर रहा था। मां, मैं बस उसी के बारे में सोचता रहता हूं, मैंने स्वीकार किया। मेरा मतलब, मुझे पता है कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वह भी वैसा ही महसूस करती है जैसा मैं करता हूं। क्या वह तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है? मां ने पूछा। हां, मैंने धीरे से कहा। अच्छा, अब तक तुमने क्या कोशिश की है? क्या मतलब? मेरी मां मुस्कुराई। मेरा मतलब है कि जवान लड़कियां, यहां तक कि जया भी, यह महसूस करना पसंद करती हैं कि वे खास हैं। मैंने एक पल इसके बारे में सोचा, थोड़ा उलझन में। क्या मैं पहले से यही करने की कोशिश नहीं कर रहा था? खैर, मैं हर दिन उसके घर उससे मिलने जाता हूं, मैंने कहा। मेरी मां ने अपना हाथ मेरे घुटने पर रखा। भले ही वह बहुत अच्छी गृहिणी नहीं थी और कभी कभी मुझे डांट भी देती थी, जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन वह सच में बहुत प्यारी औरत थी। उसके घर जाना अच्छी बात है, लेकिन यह दुनिया की सबसे रोमांटिक चीज नहीं है। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे सच में एहसास हो कि तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो। मेरी मां ने सुझाव दिया कि मैं उसके लिए कोई परफ्यूम खरीदूं, और हालांकि मुझे पता था कि जया उसे पाकर खुश होगी, लेकिन मुझे वह सही नहीं लगा। पहली बात तो यह कि क्योंकि हरिहर मिश्र जी उसे मेकअप लगाने की अनुमति नहीं देता था, सिर्फ क्रिसमस नाटक के अपवाद के साथ, मुझे पूरा यकीन था कि वह परफ्यूम भी नहीं लगा सकती थी। मैंने अपनी मां को यही बात बताई और तभी उसने उसे डिनर पर ले जाने का सुझाव दिया। मेरे पास अब कोई पैसे नहीं बचे हैं, मैंने उदास होकर उससे कहा। हालांकि मेरा परिवार अमीर था और मुझे जेब खर्च देता था, लेकिन अगर मैं उसे जल्दी खत्म कर देता तो वे मुझे और पैसे नहीं देते थे। इससे जिम्मेदारी सीखने को मिलती है, मेरे पिता ने एक बार समझाते हुए कहा था। बैंक में जो तुम्हारे पैसे थे उनका क्या हुआ? मैंने लंबी सांस ली और मेरी मां चुपचाप बैठी रही, जबकि मैंने उसे बताया कि मैंने क्या किया था। जब मैं खत्म हुआ तो उसके चेहरे पर शांत संतोष का भाव आया, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि मैं आखिरकार बड़ा हो रहा था। उसकी चिंता मुझे करने दो। तुम बस यह पता करो कि क्या वह जाना चाहेगी और क्या महंत जी इसकी इजाजत देंगे। अगर वह जा सकती है तो हम इसे संभव बनाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, मैं वादा करती हूं। अगले दिन मैं मंदिर गया। मुझे पता था कि हरिहर मिश्र जी अपने दफ्तर में होगा। मैंने अभी तक जया से नहीं पूछा था, क्योंकि मुझे लगा कि उसे उसके पिता की अनुमति चाहिए होगी, और किसी कारण से मैं खुद ही वह सवाल पूछना चाहता था। शायद इसकी वजह यह थी कि जब भी मैं मिलने जाता था, हरिहर मिश्र जी ने कभी खुले दिल से मेरा स्वागत नहीं किया था। जब भी वह मुझे रास्ते से आते देखते, जया की तरह उसमें भी शायद छठी इंद्रिय थी, वह पर्दे के पीछे से झांकते और फिर जल्दी से सिर वापस अंदर कर लेते, जैसे उन्हें लगता हो कि मैंने उन्हें नहीं देखा। जब मैं दरवाजा खटखटाता तो उन्हें जवाब देने में बहुत समय लगता, जैसे उन्हें रसोई से आना पड़ रहा हो। वह मुझे लंबे समय तक देखते, फिर गहरी सांस लेकर सिर हिलाते और आखिर में हेलो कहते।
उनका दरवाजा आधा खुला था और मैंने उन्हें अपनी मेज के पीछे बैठे देखा। चश्मा नाक पर टिका हुआ था। वे कुछ कागज देख रहे थे। वे लगभग वित्तीय दस्तावेज जैसे लग रहे थे और मुझे लगा कि वह अगले साल के मंदिर के बजट का हिसाब लगा रहे होंगे। पुजारियों को भी बिल भरने पड़ते हैं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और उन्होंने दिलचस्पी से ऊपर देखा, जैसे उन्हें किसी और सदस्य की उम्मीद हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं हूं तो उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। हेलो महंत जी, मैंने विनम्रता से कहा, क्या आपके पास एक पल है? वह सामान्य से भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था और मैंने मान लिया कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हेलो सौम्यजीत, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा। वैसे मैंने इस मौके के लिए अच्छे कपड़े पहने थे, जैकेट और टाई के साथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और मैं दफ्तर में दाखिल हो गया। उन्होंने मुझे अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने पूछा। मैं घबराहट में कुर्सी पर थोड़ा संभल कर बैठा। जी सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। वे मुझे घूर कर देखने लगे, जैसे मेरा अध्ययन कर रहा हो। फिर आखिरकार बोले, क्या इसका संबंध जया से है? उन्होंने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। जी सर, मैं पूछना चाहता था कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं उसे न्यू ईयर ईव पर डिनर के लिए ले जाऊं? उन्होंने सांस छोड़ी। बस इतनी सी बात, उन्होंने कहा। जी सर, मैंने कहा। आप जब चाहें मैं उसे घर वापस छोड़ दूंगा। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और रुमाल से पोंछकर फिर पहन लिया। मैं समझ सकता था कि वह इस बारे में सोचने के लिए खुद को थोड़ा समय दे रहे थे। क्या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ होंगे? उन्होंने पूछा। नहीं सर, तो मुझे नहीं लगता कि यह संभव होगा, लेकिन पहले मेरी अनुमति लेने के लिए धन्यवाद। उन्होंने फिर से कागजों की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे साफ संकेत दे रहे हों कि अब मुझे जाना चाहिए। मैं कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर निकलने ही वाला था कि मैं फिर उनकी तरफ मुड़ा। महंत जी, उन्होंने ऊपर देखा, जैसे हैरान हो कि मैं अभी भी वहीं था। जब मैं छोटा था तब जो चीजें मैं किया करता था उसके लिए मुझे माफ कीजिए, और मुझे अफसोस है कि मैंने हमेशा जया के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उसके साथ होना चाहिए था। लेकिन अब से सब बदल जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। वह जैसे मेरे आर पार देखने लगे। यह काफी नहीं था। मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने आखिरकार कहा, और जैसे ही मैंने यह कहा उनका ध्यान फिर से मुझ पर टिक गया। मुझे पता है कि तुम करते हो, उन्होंने उदासी से जवाब दिया, लेकिन मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। हालांकि शायद मैं कल्पना कर रहा था, फिर भी मुझे लगा कि उनकी आंखें भरने लगी थीं। मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैंने कहा। वह मुझसे मुड़ गए और खिड़की के बाहर देखने लगे, जहां सर्दियों की धूप बादलों को चीर कर निकलने की कोशिश कर रही थी। दिन धूसर, ठंडा और कड़वा था। उसे 10 बजे तक घर ले आना, उन्होंने आखिरकार कहा, जैसे उन्हें खुद महसूस हो रहा हो कि उन्होंने गलत फैसला लिया है। मैं मुस्कुराया और उनका धन्यवाद करना चाहता था, हालांकि मैंने किया नहीं। मैं समझ सकता था कि वे अकेले रहना चाहते थे। जब मैं दरवाजे से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़ा तो उन्हें अपना चेहरा हाथों में छिपाए देखकर मैं उलझन में पड़ गया। 1 घंटे बाद मैंने जया से पूछा। पहली बात जो उसने कही वह यह थी कि उसे नहीं लगता कि वह जा पाएगी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं पहले ही उसके पिता से बात कर चुका हूं। वह हैरान लग रही थी और मुझे लगता है कि उसके बाद उसने मुझे देखने का तरीका थोड़ा बदल लिया। एक चीज जो मैंने उसे नहीं बताई वह यह थी कि जब मैं बाहर निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो हरिहर मिश्र जी रो रहे हों। मैं खुद भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया था और मैं नहीं चाहता था कि वह परेशान हो। लेकिन उस रात जब मैंने अपनी मां से फिर बात की तो उसने एक संभावित वजह बताई, और सच कहूं तो वह मुझे बिल्कुल सही लगी। शायद हरिहर मिश्र जी को यह एहसास हो गया था कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है और वह धीरे धीरे उसे मेरे हाथों खो रहा है। एक तरह से मैं उम्मीद करता था कि यह सच हो। मैं ठीक समय पर उसे लेने पहुंचा। हालांकि मैंने उससे अपने बाल खुले रखने को नहीं कहा था, फिर भी उसने ऐसा मेरे लिए किया था। हम चुपचाप पुल पार करके वाटरफ्रंट के रास्ते रेस्तरां तक गए।
जब हम होस्टेस स्टैंड तक पहुंचे तो खुद मालिक सामने आया और हमें हमारी मेज तक ले गया। वह वहां की बेहतर मेजों में से एक थी। जब तक हम पहुंचे वहां काफी भीड़ हो चुकी थी और चारों तरफ लोग अच्छा समय बिता रहे थे। न्यू ईयर पर लोग फैशनेबल कपड़े पहनते थे और वहां हम ही दो किशोर थे। फिर भी मुझे नहीं लगा कि हम ज्यादा अजीब लग रहे थे। जया पहले कभी दसी फोर्क नहीं आई थी और उसे सब कुछ अपने अंदर समेटने में बस कुछ मिनट लगे। वह घबराई हुई खुशी से भरी लग रही थी और मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरी मां ने सही सुझाव दिया था। ये बहुत शानदार है। मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी हुई, मैंने ईमानदारी से कहा। क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो? कुछ बार। जब मेरे पिता भुवनेश्वर से घर आते हैं तो मेरी मां और पिता कभी कभी यहां आना पसंद करते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा और एक नाव को गुजरते हुए देखने लगी जिसकी रोशनियां चमक रही थीं। एक पल के लिए वह आश्चर्य में खोई हुई लग रही थी। यह जगह बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, तुम भी? मैंने जवाब दिया। जया शर्मा गई। तुम सच में ऐसा नहीं सोचते? हाँ, मैंने धीरे से कहा, मैं सच में सोचता हूं। डिनर का इंतजार करते हुए हम हाथ पकड़े बैठे रहे और जया और मैंने पिछले कुछ महीनों में हुई बातों के बारे में बातें की। होम कमिंग डांस की बात पर वह हंसी और आखिरकार मैंने मान लिया कि शुरुआत में मैंने उसे क्यों पूछा था। उसने इसे बहुत सहजता से लिया, खुशी से हंसकर टाल दिया और मुझे पता चल गया कि वह पहले ही खुद समझ चुकी थी। क्या तुम मुझे फिर ले जाना चाहोगे? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। बिल्कुल। डिनर स्वादिष्ट था। हम दोनों ने सीबास और सलाद मंगाया था और जब वेटर आखिरकार हमारी प्लेटें हटा ले गया तो संगीत शुरू हो गया। उसे घर छोड़ने से पहले हमारे पास 1 घंटा बचा था और मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। शुरुआत में डांस फ्लोर पर सिर्फ हम ही थे और सब लोग हमें देख रहे थे जबकि हम धीरे धीरे फ्लोर पर घूम रहे थे। मुझे लगता है कि वे सब समझ रहे थे कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं और इससे उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ रहे थे। मैं उन्हें हमारी तरफ हल्की उदास मुस्कान के साथ देखते हुए देख सकता था। रोशनी धीमी थी और जब गायिका ने धीमा गीत शुरू किया तो मैंने आंखें बंद करके उसे अपने करीब खींच लिया, यह सोचते हुए कि क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ इतना परफेक्ट रहा है, और उसी समय यह जानते हुए कि नहीं रहा। मैं प्यार में था और यह एहसास मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। नए साल के बाद हमने अगला 1.5 हफ्ता साथ बिताया, उन चीजों को करते हुए जो उस समय के युवा जोड़े किया करते थे। हालांकि बीच बीच में वह थकी हुई और सुस्त लगती थी। हम ब्रह्मपुर के पास बहने वाली बैतरणी नदी के किनारे समय बिताते, पानी में पत्थर फेंकते और धीमी बहती धार को देखते हुए बातें करते, या फिर गोपालपुर बीच की ओर चले जाते जहां पुराना समुद्री किला और मछुआरों की बस्तियां दिखाई देती थीं। 1995 का सर्दियों का मौसम था और उस समय समुद्र का रंग गहरा, धुंधला सा और लोहे जैसा ठंडा दिखाई देता था, जैसे वह भी सर्द हवा की चुप्पी में डूबा हुआ हो। फिर भी यह ऐसी चीज थी जिसे हम दोनों करना पसंद करते थे। करीब 1 घंटे बाद जया मुझसे उसे घर ले चलने के लिए कहती और कार में हम हाथ पकड़े रहते। कभी कभी ऐसा लगता कि घर पहुंचने से पहले ही वह लगभग झपकी लेने वाली है, जबकि दूसरी बार वह पूरे रास्ते लगातार बातें करती रहती ताकि मुझे मुश्किल से कुछ कहने का मौका मिले। बेशक जया के साथ समय बिताने का मतलब उन चीजों को करना भी था जो उसे पसंद थीं। हालांकि मैं उसकी गीता स्टडी क्लास में नहीं गया, मैं उसके सामने बेवकूफ नहीं दिखना चाहता था, लेकिन हम 2 बार और अनाथालय गए और हर बार वहां जाकर मुझे पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होता। एक बार हालांकि हमें जल्दी लौटना पड़ा क्योंकि उसे हल्का बुखार था। मेरी अनाड़ी आंखों को भी साफ दिख रहा था कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। हमने फिर से किस भी किया, हालांकि हर बार नहीं जब हम साथ होते थे, और मैंने कभी दूसरी सीमा तक जाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब मैं उसे चूमता था तो उसमें कुछ अच्छा था, कुछ नरम और सही सा, और मेरे लिए वही काफी था। जितना ज्यादा मैं ऐसा करता उतना ही मुझे एहसास होने लगा कि जया को उसकी पूरी जिंदगी गलत समझा गया था, सिर्फ मेरे द्वारा नहीं बल्कि हर किसी द्वारा। जया सिर्फ पुजारी की बेटी नहीं थी जो गीता पढ़ती थी
और दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। जया एक 17 साल की लड़की भी थी, जिसके वही सपने और संदेह थे जो मेरे थे। कम से कम मैं यही सोचता था, जब तक कि उसने आखिरकार मुझे सच नहीं बता दिया। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वह कितनी शांत थी और पूरे दिन मुझे यह अजीब सा एहसास होता रहा कि उसके मन में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। स्कूल दोबारा शुरू होने से पहले वाले शनिवार को मैं उसे इंडियन कॉफी हाउस से घर छोड़ने जा रहा था। दिन तूफानी था, हवा तेज और चुभने वाली थी। पिछली सुबह से ही उत्तर पूर्वी तूफान चल रहा था और चलते हुए हमें गर्म रहने के लिए एक दूसरे के बहुत करीब रहना पड़ रहा था। जया ने अपना हाथ मेरी बाह में डाला हुआ था और हम धीरे धीरे चल रहे थे, सामान्य से भी ज्यादा धीरे, और मैं समझ सकता था कि वह फिर ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मौसम की वजह से वह सच में मेरे साथ बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अपने दोस्तों की वजह से बुलाया था। मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि अब समय आ गया है कि वे आखिरकार हमारे बारे में जाने। लेकिन किस्मत से समस्या यह हुई कि इंडियन कॉफी हाउस में कोई और था ही नहीं। कई समुद्र तटीय बस्तियों की तरह सर्दियों के बीच वाटरफ्रंट बिल्कुल शांत रहता था। चलते हुए वह चुप थी और मुझे पता था कि वह मुझे कुछ बताने का तरीका सोच रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बातचीत की शुरुआत इस तरह करेगी। लोग मुझे अजीब समझते हैं, है ना? उसने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा। तुम किन लोगों की बात कर रही हो? मैंने पूछा, हालांकि मुझे जवाब पता था। स्कूल के लोग। नहीं, वे ऐसा नहीं सोचते, मैंने झूठ कहा। मैंने उसका गाल चूमा और उसकी बाह को थोड़ा और कसकर अपनी तरफ खींच लिया। वह हल्का सा सिहर गई और मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी तरह उसे चोट पहुंचा दी है। क्या तुम ठीक हो? मैंने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं। उसने खुद को संभालते हुए कहा और बात को उसी दिशा में बनाए रखा। लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक एहसान करोगे? कुछ भी, मैंने कहा। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि अब से हमेशा मुझे सच बताओगे? मेरा मतलब हमेशा। जरूर, मैंने कहा। वह अचानक रुक गई और सीधे मेरी तरफ देखने लगी। क्या तुम अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैंने रक्षात्मक अंदाज में कहा। समझ नहीं पा रहा था कि बात कहां जा रही है। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं हमेशा तुम्हें सच बताऊंगा। किसी तरह जब मैंने यह कहा तो मुझे पता था कि मुझे बाद में इसका अफसोस होगा। हम फिर चलने लगे। सड़क पर आगे बढ़ते हुए मेरी नजर उसके हाथ पर गई, जो मेरी बाह में फंसा हुआ था, और मैंने उसकी अनामिका के ठीक नीचे एक बड़ा सा नीला निशान देखा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कैसे आया था, क्योंकि पिछले दिन वह वहां नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद यह मेरी वजह से हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो उसे वहां छुआ तक नहीं था। लोग मुझे अजीब समझते हैं, है ना? उसने फिर पूछा। मेरी सांसें छोटे छोटे धुएं जैसे गुब्बारों में बाहर निकल रही थीं। हां, मैंने आखिरकार जवाब दिया। यह कहते हुए मुझे तकलीफ हुई। क्यों? वह लगभग टूटी हुई लग रही थी। मैंने इसके बारे में सोचा। लोगों की अलग अलग वजहें हैं, मैंने अस्पष्ट सा जवाब दिया, पूरी कोशिश करते हुए कि बात आगे न बढ़े। लेकिन आखिर क्यों? क्या मेरे पिता की वजह से, या इसलिए कि मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती हूं? मैं इस सब में पड़ना ही नहीं चाहता था। शायद मैं बस इतना ही कह पाया। मुझे थोड़ा मिचली सा महसूस होने लगा। जया निराश लग रही थी और हम कुछ दूर तक चुपचाप चलते रहे। क्या तुम्हें भी मैं अजीब लगती हूं? उसने मुझसे पूछा। जिस तरह उसने यह कहा, उससे मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा दर्द हुआ। हम लगभग उसके घर पहुंच चुके थे जब मैंने उसे रोककर अपने करीब खींच लिया। मैंने उसे चूमा और जब हम अलग हुए तो उसने नजरें झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगी। मैंने अपनी उंगली उसकी ठुड्डी के नीचे रखी, उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे फिर मेरी तरफ देखने पर मजबूर किया। तुम एक अद्भुत इंसान हो जया। तुम खूबसूरत हो, दयालु हो, कोमल हो। तुम वह सब कुछ हो जो मैं खुद बनना चाहता हूं। अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते या तुम्हें अजीब समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। ठंडी सर्दियों के उस धुंधले उजाले में मैं देख सकता था कि उसका निचला होंठ कांपने लगा था। मेरा भी वैसा ही हो रहा था
और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, जितनी भावना जुटा सकता था उतनी के साथ मुस्कुराते हुए, यह जानते हुए कि अब मैं उन शब्दों को अपने अंदर और नहीं रोक सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं जया, मैंने उससे कहा। तुम मेरी जिंदगी में हुई सबसे अच्छी चीज हो। यह पहली बार था जब मैंने अपने सबसे करीबी परिवार के किसी सदस्य के अलावा किसी और से यह शब्द कहे थे। जब मैंने कभी कल्पना की थी कि मैं ये शब्द किसी और से कहूंगा तो मुझे लगता था कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी बात का इतना यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, जया ने अपना सिर झुका लिया और रोने लगी, अपना शरीर मेरे सहारे टिकाते हुए। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत था। वह बहुत पतली थी और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी बाहें उसके चारों ओर पूरी तरह से पहुंच रही थीं। उसने सिर्फ पिछले 1.5 हफ्ते में ही वजन खो दिया था और मुझे याद आया कि उसने पहले खाना भी मुश्किल से छुआ था। वह काफी देर तक मेरे सीने से लगकर रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं, या यहां तक कि क्या वह भी वैसा ही महसूस करती है जैसा मैं करता था। फिर भी मुझे अपने शब्दों पर पछतावा नहीं था। सच हमेशा सच होता है और मैंने अभी अभी उससे वादा किया था कि मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कृपया ऐसा मत कहो, उसने मुझसे कहा। कृपया? लेकिन मैं सच में करता हूं, मैंने कहा, यह सोचते हुए कि शायद उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। वह और जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, उसने टूटी हुई सिसकियों के बीच फुसफुसाकर कहा। मुझे बहुत बहुत अफसोस है। मेरा गला अचानक सूख गया। तुम माफी क्यों मांग रही हो? मैंने पूछा। अब बेताबी से यह समझना चाहता था कि उसे क्या परेशान कर रहा है। क्या यह मेरे दोस्तों और उनकी बातों की वजह से है? मुझे अब परवाह नहीं है, सच में नहीं। मैं किसी भी जवाब को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उलझा हुआ और हां, डरा हुआ भी। उसे रोना बंद करने में फिर थोड़ा समय लगा और आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा। उसने मुझे बहुत हल्के से चूमा, लगभग वैसे जैसे शहर की सड़क पर चलते किसी राहगीर की सांस हल्के से छू जाए। फिर अपनी उंगली मेरे गाल पर फेर दी। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते सौम्यजीत? उसने लाल और सूजी हुई आंखों से कहा। हम दोस्त हो सकते हैं, हम मिल सकते हैं, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मैंने भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, यह सब बिल्कुल न समझते हुए। क्योंकि उसने आखिरकार धीरे से कहा, मैं बहुत बीमार हूं सौम्यजीत। यह विचार इतना अजनबी था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रही है। तो क्या हुआ? तुम कुछ दिन आराम करोगी? उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई और उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से हटे बिना उसने आखिरकार वे शब्द कहे जिन्होंने मेरी आत्मा को सुन्न कर दिया। मैं मर रही हूं सौम्यजीत। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।